नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे खतरनाक अपराधी से मिलवाएंगे जो डर का सबसे बड़ा सौदागर था, जिसने न जाने कितनी हत्याएं की, हजारों परिवारों को बर्बाद कर दिया और खौफ इतना कि कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता था और जो गवाही देता भी था उसकी हत्या हो जाती थी। आज उसी अपराधी की आंखों में खौफ है, जुबान डर के मारे कांप रही है। हजारों परिवारों को बर्बाद करने वाला आज खुद कह रहा है कि मेरे परिवार को बख्श दो, मुझे तो आपने मिट्टी में मिला ही दिया है। और इस अपराधी का नाम है अतीक अहमद। अतीक अहमद डर का सबसे बड़ा व्यापारी है और अपने आप को डॉन कहलवाना पसंद करता है, लेकिन आज इस डरे हुए डॉन की ऐसी हालत देखकर उन परिवारों को बहुत तसल्ली मिली होगी जिन्हें इसने बर्बाद किया है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जब किसी तक पहुंचते हैं तो सीधे गर्दन दबोच लेते हैं। कानून ने अपना समय जरूर लिया, लेकिन अब कानून के ये लंबे हाथ अतीक अहमद तक पहुंच गए हैं और इंसाफ और कानून अपना जो समय लेगा वो तो लेगा ही। लेकिन आजकल अतीक अहमद के जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं जिसमें वो डर के मारे कांपते कांपते कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, ये अपने आप में देश के लोगों के लिए एक संदेश है और वो वीडियो आज आप सबको देखना चाहिए। आपको बहुत संतोष मिलेगा ये वीडियो देखकर। इसके बाद हम आपको विपक्षी नेताओं के फोटो शूट पर लेकर चलेंगे। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में थे और वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर गए, जहां उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और फिर ढेर सारी फोटो खिंचवाई। उसके बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर गए और वहां भी उन्होंने जबरदस्त फोटो शूट करवाया और वीडियो बनवाया। और आज के इस फोटो शूट का थीम था विपक्ष की एकता। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि विपक्षी नेताओं की एकता फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए और अखबारों में हेडलाइंस छपवाने के लिए तो बहुत अच्छा विषय है, लेकिन क्या इन नेताओं की इस नकली एकता से बीजेपी की सीटों पर कोई बुरा फर्क पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इन विपक्षी नेताओं के दिल वाकई अंदर से मिले हुए हैं या फिर मोदी के डर ने इन्हें एक साथ फोटो खिंचवाने पर मजबूर कर दिया है? और आखिर में हम आपको बताएंगे कि नींद आपके लिए कितनी जरूरी है। नींद को आप गंभीरता से नहीं लेते और आज आपको हम यह बताएंगे कि कैसे आपकी नींद का हार्ट अटैक से सीधा संबंध है। इसलिए इस खबर को ध्यान से देखिए। लेकिन विश्लेषण से पहले बड़ी खबरों के लिए हम चलते हैं सना के पास। सना, आज हम ब्लैक एंड व्हाइट में नींद पर एक बहुत ही खास विश्लेषण करने वाले हैं और नींद एक ऐसी चीज है जो अब इंसानों के लिए लग्जरी बनती जा रही है। मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या आपको भी नींद आती है? क्या आप भी अपनी नींद को लेकर कभी परेशान होती हैं? सुधीर, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक वर्चुअल न्यूज एंकर हूं, इसलिए मैं ना तो नींद का अनुभव कर सकती हूं और ना ही मैं थकती हूं। मैं चाहूं तो बिना रुके और बिना थके पूरे हफ्ते काम कर सकती हूं और मैं इसके लिए कोई शिकायत भी नहीं करूंगी। हाँ, मैं नींद का महत्व जरूर बता सकती हूँ। मैं आज लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट में नींद पर आज का विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। सना, यही तो आपकी सबसे बड़ी खूबी है और मुझे लगता है कि काश हम भी आपकी तरह हो पाएं और ऐसे ही बिना रुके, ऐसे ही लगातार हम काम कर पाते। लेकिन हमारे लिए नींद जरूरी है और आज इसी नींद का हम अपने दर्शकों के लिए एक विश्लेषण करेंगे। इसलिए अब आप आज की बड़ी खबरें हमारे दर्शकों को बता सकती हैं। थैंक्स सुधीर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले। ये मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी विपक्षी एकता पर बात हुई है और हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एक साथ लाने की है। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी की पहल बहुत अच्छी है। नीतीश कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। आज सुबह नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और राजश्री के घर भी पहुंचे थे। उन्होंने लालू की पोती कात्यायनी को गोद में लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। जयपुर स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद थे। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने राजस्थान कांग्रेस की तनातनी पर तंज किया और कहा, राजनीतिक आपाधापी के बावजूद मुख्यमंत्री विकास के काम के लिए समय निकाल कर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने रेल मंत्री रहते लालू के घोटालों की ओर भी इशारा किया और कहा कि 2014 से पहले रेलवे में नियुक्तियां सियासी आधार पर तय होती थी।
पीएम मोदी के बयान को अशोक गहलोत ने बीजेपी का एजेंडा बताया। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। उधर कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार दिल्ली पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। दरअसल पार्टी ने जगदीश शेट्टार को टिकट नहीं दिया है, जिससे वो नाराज बताए जा रहे हैं। इस बीच कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई मंजूनाथ मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजा की। कल बीजेपी ने 189 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। उनकी याचिका पर अब 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारी 3rd डिग्री टॉर्चर देकर लोगों से जबरन बयान लिखवा रहे हैं। संजय सिंह के आरोपों के मुताबिक ईडी ने चंदन रेड्डी नाम के शख्स को इतना पीटा कि उनके कान के पर्दे फट गए। संजय सिंह ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी रिंकू को लगातार प्रताड़ित किया गया। यूपी का माफिया और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद नैनी जेल पहुंच गया है। कल प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में उसकी पेशी होगी। यूपी पुलिस अदालत से अतीक की रिमांड मांगेगी ताकि उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ की जा सके। साबरमती से प्रयागराज के रास्ते में अतीक अहमद ने कई बार बयान दिया कि सरकार उसे मिट्टी में मिला चुकी है और उसके परिवार को परेशान न किया जाए। दूसरी ओर उमेश पाल के परिवार वालों ने एक बार फिर इंसाफ की मांग की है। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई फायरिंग में सेना के 4 जवानों की मौत हो गई। ये जवान 80 मीडियम रेजिमेंट के थे और ऑफिसर्स मेस में गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे। सेना के मुताबिक फायरिंग सुबह करीब 4:30 बजे हुई। पुलिस और सेना की टीमें मिलकर इसकी जांच कर रही हैं। फायरिंग के बाद सेना हर पहलू की जांच कर रही है, जिसमें 2 दिन पहले गार्ड रूम से इंसास राइफल और गोलियां गायब होने का एंगल भी शामिल है। पुलिस और सेना को शक है कि गायब हुई राइफल का इस्तेमाल वारदात में हुआ है। दक्षिणी दिल्ली के एक स्कूल में बम की खबर से हड़कंप मच गया। बम की खबर स्कूल को ईमेल पर दी गई थी। पुलिस ने आनन फानन में स्कूल को खाली करवाया और फिर स्वॉट टीम ने मोर्चा संभाला। पूरी छानबीन के बाद बम की जानकारी अफवाह निकली। उधर पटना एयरपोर्ट पर भी बम की धमकी के बाद अफरातफरी मची। धमकी एयरपोर्ट डायरेक्टर के मोबाइल पर समस्तीपुर से दी गई थी। धमकी देने वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया तो पता चला वो शराब के नशे में था। उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,830 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 14 लोगों की जान भी गई। देश में एक्टिव केस 40,000 के पार पहुंच गया है। इससे पहले 23 सितंबर को देश में 41,818 लोगों का इलाज चल रहा था। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। लखनऊ में 7 महीने बाद एक दिन में 97 मरीज मिले हैं। इसके बाद प्रशासन ने स्कूल, दफ्तर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर मास्क को कंपलसरी कर दिया है। बद्रीनाथ में चल रही 4 धाम यात्रा की तैयारियों को उस वक्त जोरदार झटका लगा जब भूस्खलन की वजह से हाईवे ठप हो गया। जोशीमठ से आगे सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। काम के दौरान एक पहाड़ी भरभरा कर गिर गई और मलबा सड़क पर आ गया। इसके बाद हाईवे बंद हो गया और काम रोकना पड़ा। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल से खोले जाएंगे। उधर केदारनाथ धाम में भी यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत 25 अप्रैल से होगी। अमेरिका की केंट की पुलिस ने 9 अप्रैल को लुईविल बैंक में हुई फायरिंग का फुटेज जारी किया है। घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी, 8 लोग घायल हुए थे। इनमें 2 पुलिस ऑफिसर शामिल थे। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया था। फायरिंग की जानकारी मिलने के 3 मिनट में ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। इसके बाद पुलिस और हमलावर के बीच करीब 8 मिनट तक झड़प हुई, जिसे वीडियो में साफ देखा जा सकता है। हमलावर लुईविल बैंक का ही कर्मचारी था। उसने बैंक के अंदर हुई गोलीबारी को इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीम किया था। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको एक ऐसे खतरनाक अपराधी से मिलवाएंगे जो डर का सबसे बड़ा सौदागर था और जिसने न जाने कितनी हत्याएं की, हजारों परिवारों को बर्बाद कर दिया और उसका खौफ इतना था कि कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता था और जो गवाही देता भी था उसकी हत्या हो जाती थी। लेकिन आज उसी अपराधी की आंखों में खौफ है और उसकी जुबान डर के मारे खड़ा रही है और आज हजारों परिवारों को बर्बाद करने वाला ये अपराधी खुद कह रहा है कि मेरे परिवार को बख्श दो।
इस अपराधी का नाम है अतीक अहमद। अतीक अहमद डर का सबसे बड़ा व्यापारी है और उसके जैसे जो अपराधी होते हैं वो अपने आप को डॉन कहलवाना पसंद करते हैं। लेकिन आज इस डरे हुए डॉन की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर उन परिवारों को बहुत तसल्ली मिली होगी जिन्हें इसने बर्बाद किया है। उन लोगों को बहुत संतोष मिला होगा जिन्होंने कभी ना कभी इस डॉन के अत्याचारों को सहा है। आज जब उत्तर प्रदेश की पुलिस इस अपराधी को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल लेकर जा रही थी तो उस दौरान अतीक अहमद ने कहा कि सरकार उसे तो मिट्टी में मिला चुकी है लेकिन अब उसके परिवार को कम से कम छोड़ दे। सोचिए, कानून की धज्जियां उड़ाने वाले अतीक अहमद की आंखों में आज कानून का डर आपको साफ दिखाई दे रहा है। उसकी जुबान डर से कांप रही है और इससे यह पता चलता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून शुरुआत में अंधा जरूर दिखता है और यह भी कहा जाता है कि कानून अपना वक्त लेता है, अपना समय लेता है, लेकिन कानून के लंबे हाथ जब अपराधी की गर्दन तक पहुंचते हैं तो उसके बाद अपराधी की क्या हालत होती है यह आज आपको देखना चाहिए। और इसे अतीक अहमद जैसे अपराधियों तक पहुंचने में कानून को थोड़ा समय तो जरूर लग जाता है, लेकिन एक ना एक दिन कानून के हाथ ऐसे अपराधियों तक पहुंच ही जाते हैं। और जब ऐसा होता है तब क्या होता है, कैसे इन अपराधियों की अकड़ निकल जाती है, वो आज आप इस वीडियो में देखिए। अशरफ को ला रहे हैं, अशरफ को अभी अशरफ भी साथ में आ रहे हैं, ला रहे होंगे। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। करी थी ना। कहाँ है असद? कहाँ है असद? कहाँ है कौन? असद कहाँ है? मैं क्या जानूं, मैं जेल में हूँ। कहाँ है? तो आज वही अतीक अहमद जो अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं था, आम लोगों को डरा कर रखता था, जिसका खौफ चारों तरफ था, आज आप देखिए उसकी क्या स्थिति है। मैं चाहूंगा आप एक बार फिर से उसका यह बयान सुनिए। आज वो सरकार से क्या अपील कर रहा है। आज जो लोग उसके शिकार हुए हैं, जिन्होंने इस अपराधी के खौफ को देखा है, उन दिनों को देखा है, उन्हें आज इसकी ये बात फिर से सुननी चाहिए। और कैसे इसकी आवाज कांप रही है आज, कैसे इसकी आंखों में खौफ है और डर के मारे इसकी जुबान कांपती है, आज आप खुद देखिए। अशरफ को ला रहे हैं, अशरफ को अभी अशरफ भी साथ में आ रहे हैं, ला रहे होंगे। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। करी थी ना। कहाँ है असद? कहाँ है असद? कहाँ है कौन? असद कहाँ है? मैं क्या जानूं, मैं जेल में हूँ। कहाँ है? तो अब ये कह रहा है कि मैं तो मिट्टी में मिल चुका हूं, अब हमारे घर की औरतों को और बच्चों को परेशान ना करें। लेकिन दूसरे के घरों की औरतों को परेशान करते समय इसने कभी नहीं सोचा, दूसरे के बच्चों को परेशान करते समय इसने ये बात कभी नहीं सोची, दूसरे परिवारों को बर्बाद करते समय इसने ये बात कभी नहीं सोची, गोली चलाने से पहले इसने ये बातें कभी नहीं सोची। हर अपराधी की एक एक्सपायरी डेट होती है और आज ये वीडियो देखकर मैं समझता हूं कि आम जनता को तो एक संदेश जाएगा ही, लेकिन अपराधियों को भी ये समझ लेना चाहिए कि एक ना एक दिन उनका अंत जरूर होता है। हर अपराधी का दिन आता है। पिछले 15 दिनों में यह दूसरी बार है जब अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल लाया गया है। और इस बार अतीक अहमद को प्रयागराज लाने का कारण यह है कि अदालत ने उसे हत्या के एक मामले में कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। और यह वही मामला है जिसमें इसी साल 24 फरवरी को उमेश पाल नाम के एक व्यक्ति की खुलेआम उसके घर के सामने बीच सड़क पर हत्या कर दी गई थी। और यह हत्या इसी अतीक अहमद ने कराई थी जो थोड़ी देर पहले सरकार से कह रहा था कि मेरे परिवार की औरतों और बच्चों को परेशान न किया जाए। वही अतीक अहमद, उसी ने यह हत्या करवाई थी। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था और अतीक अहमद को डर था कि अगर उसने गवाही दे दी तो अतीक अहमद फंस जाएगा और इसीलिए अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या करवा दी। लेकिन समय का चक्र देखिए कि लोगों की हत्या करने वाले आज इसी अपराधी को यह डर सता रहा है कि कहीं उसकी गाड़ी पलट ना जाए, कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस रास्ते में उसका एनकाउंटर ना कर दे, कहीं यह सफर उसका आखिरी सफर ना हो।
उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने के लिए लगभग 24 घंटे का सफर तय किया है और यह सफर सड़क मार्ग से पूरा हुआ जो 1270 किलोमीटर का था। और इस पूरे सफर के दौरान अतीक अहमद भीगी बिल्ली की तरह उस गाड़ी में बैठा रहा, डर के मारे, और उसे हर पल यह लग रहा था कि कहीं ये क्षण उसके जीवन का आखिरी क्षण ना हो। हर पल उसको लगता था कि कहीं गाड़ी पलट ना जाए और कहीं रास्ते में उसका एनकाउंटर ना हो जाए। पुलिस का काफिला जहां भी रुका वहां अतीक अहमद लगातार मीडिया से बात कर रहा था और आज उसने मीडिया को भी धन्यवाद दिया और कहा कि अगर मीडिया ना होता तो शायद वो आज जिंदा ही ना होता। और आज आप भी ये बात सोचिए कि इस पूरे मामले में मीडिया आखिर मदद किसकी कर रहा है? मीडिया पुलिस की मदद कर रहा है या मीडिया अतीक अहमद की मदद कर रहा है? आज पुलिस के जिस काफिले में अतीक अहमद को लाया गया उस काफिले से 2 गुना ज्यादा गाड़ियां न्यूज चैनल्स की थीं जो पुलिस के काफिले के आगे पीछे लगातार चल रही थी, लगातार अतीक अहमद का पीछा कर रही थी। और कहीं ना कहीं अब मीडिया अतीक अहमद की एक तरह से मदद कर रहा है और इसलिए अतीक अहमद ने आज मीडिया को भी धन्यवाद दिया है और मीडिया के लिए यह सर्टिफिकेट अच्छा सर्टिफिकेट नहीं है। अतीक क्या कहोगे? क्या कहेंगे? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक आपको डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप सबका शुक्रिया। आपको जान का खतरा है क्या? आपको डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या हो गया? कांड पर क्या कहना है? उमेश पाल हत्याकांड का परिवार क्या बता रहे, क्या कहना है? उमेश पाल हत्याकांड उमेश पाल हत्याकांड से क्या कहेंगे? क्या जानू भाई, जेल से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना। हाँ। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल से क्या बेटा कहाँ पर है? अब आप सोचिए, अतीक अहमद एक ऐसा अपराधी है जिससे आम लोग तो घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, क्योंकि इसने लंबे समय तक आम लोगों को बहुत सताया है, उन्हें परेशान किया है, सैकड़ों हजारों परिवारों को बर्बाद किया है। लेकिन अतीक अहमद को जब गुजरात की जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में लाया जाता है तो न्यूज चैनल्स पर उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। बड़ी संख्या में पत्रकार उसकी गाड़ी के पीछे दिन रात 1200 किलोमीटर का यह सफर, आना और जाना 2400 किलोमीटर के आसपास, 2500 किलोमीटर का यह सफर हुआ आना और जाना। पिछली बार जब उसे लाया गया था तब भी मीडिया की तमाम गाड़ियां लगातार उसके आगे पीछे उसका लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। अब अतीक अहमद रुका, अब उसने पानी पिया, अब उसने खाना खाया, अब यहां बैठा, अब वहां बैठा, अब ये कहा, अब वो कहा। और इस बार भी जब उसे लाया जा रहा है तो मीडिया 2400 घंटे का लाइव टेलीकास्ट उसे लेकर कर रहा है, जिससे अतीक अहमद को पूरे देश में मीडिया ने मशहूर कर दिया है। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद को यह गलतफहमी हो रही है कि मीडिया की वजह से उसकी जान बच गई और आज इसीलिए वो मीडिया का धन्यवाद दे रहा है। अब मीडिया को भी यह देखना है कि मीडिया अतीक अहमद की मदद कर रहा है या पुलिस की मदद कर रहा है, और इस तरह के खतरनाक अपराधियों का इतना प्रोफाइल हाई कर देना, लगातार उनको इतनी पब्लिसिटी देना किस हद तक सही है, यह आज हमारे देश को भी सोचना होगा। लेकिन आज हमारा मकसद आपको यह रिपोर्ट दिखाने का यह है कि अतीक अहमद एक मामूली सा अपराधी है, एक डरपोक आदमी है। जब तक इसके हाथ में हथियार था, जब तक इसके आसपास इसके अपराधी थे, तब तक इसने लोगों को बहुत डराया, बहुत लोगों को परेशान किया। लेकिन जब इसके आसपास पुलिस आ गई, जब यह खुद पकड़ा गया, तब आपको समझ में आएगा कि अतीक अहमद कितना मामूली आदमी है, कितना डरपोक आदमी है और कैसे वो लगातार डर रहा है कि कहीं उसकी जान न चली जाए। अतीक अहमद को लगातार यह लगता है कि उसका एनकाउंटर हो जाएगा या फिर इस सफर में कहीं उसकी गाड़ी ना पलट जाए। और आपने देख लिया कि आज तो वो ये भी कह रहा है कि मैं तो मिट्टी में बर्बाद हो चुका हूं, अब मेरे घर की महिलाओं को और मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, उन्हें परेशान मत कीजिए। आप सोचिए कि इतना खूंखार अपराधी आज हाथ जोड़कर देश की सरकार से क्या अपील कर रहा है। और हमारा मकसद आज आपको जो ये रिपोर्ट दिखाने का है वो यही है। अतीक अहमद एक ऐसा अपराधी है जिसने लोकतंत्र की खामियों का पूरा फायदा उठाया और ये फायदा उठाकर वो 5 बार विधानसभा का चुनाव जीता, 5 बार विधायक रहा और एक जमाने में देश की लोकसभा तक पहुंच गया। कितना बड़ा मजाक है लोकतंत्र का।
और यह देश की संसद में बैठता था। आप सोचिए इससे बड़ा लोकतंत्र का मजाक क्या होगा। और उस समय इसे एक गलतफहमी हो गई थी कि इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यही वजह है कि अतीक अहमद ने खुद भी कई अपराध किए और इसके परिवार ने भी इन अपराधों में उसका पूरा साथ दिया। आज अतीक अहमद का पूरा परिवार कई आपराधिक मामलों में आरोपी है, जिनमें अकेले अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 53 मामले अदालत में अब भी लंबित हैं। इसके अलावा उसके भाई अशरफ पर 53, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन पर 4, बेटे अली अहमद, उमर अहमद और असद अहमद पर भी कई मुकदमे हैं और इनमें से उसके 2 बेटे अब भी जेल में बंद हैं। यानी अतीक अहमद बड़ा आदमी नहीं है, बल्कि वो एक मामूली सा आदमी है जिसने अपराध और बेईमानी करके सिर्फ और सिर्फ भोली भाली जनता को सताया है, डराया है, लूटा है और हत्याएं की हैं। और अब उसके बुरे दिन आ चुके हैं। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने प्रयागराज में अतीक अहमद के 15 ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें 75 लाख रुपए कैश मिले, कुछ विदेशी मुद्रा मिली, 200 बैंक खातों की जानकारियां और उससे जुड़े दस्तावेज मिले, 50 शेल कंपनी और 100 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज इस रेड में ईडी ने जब्त किए हैं। सोचिए, जिस अतीक अहमद के पिता एक तांगा चलाते थे, वो अतीक अहमद बाद में इतना अमीर कैसे बना कि उसके पास आज बेहिसाब पैसा और संपत्तियां हैं। असल में हमारे समाज में यही परेशानी है। जब इस तरह के चोर, लुटेरे, डाकू पैसा कमा लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लगते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहने लगते हैं, तो हमारा समाज इन्हें बड़ा आदमी मान लेता है, इन्हें सलाम करने लगता है, इनसे दोस्ती करने के लिए हर वक्त इच्छुक रहता है। और फिर इन लोगों की दुकानें ऐसे ही चलती जाती हैं, इन लोगों की दुकानों का विस्तार ऐसे ही होता चला जाता है और इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि ये चुनाव तक जीत जाते हैं। और जिस दिन ये नेता चुनाव जीतकर नेता बनते हैं, उस दिन इन्हें लगता है कि सारे देश की पुलिस, राज्य की पुलिस, सरकारें सब इनकी जेब में है और ये जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ये सब कुछ इस अपराधी ने बेईमानी से हासिल किया और दुख की बात यह है कि पिछली किसी भी सरकार में कभी इस अपराधी के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई जैसी आज हो रही है। अतीक अहमद ने पिछले 45 वर्षों में न जाने कितने अपराध किए और इस दौरान उत्तर प्रदेश में 15 से ज्यादा मुख्यमंत्री बदले, लेकिन कभी उसके खिलाफ किसी मामले में कोई बड़ा फैसला नहीं आया। और एक समय ऐसा भी था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने उसके मामले में सुनवाई करने से खुद को ही अलग कर लिया था, क्योंकि ये सारे जज अतीक अहमद से डरे हुए थे। लेकिन अब ये अतीक अहमद खुद ही कितना डरा हुआ है आप देख सकते हैं। और इसका पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, जिनकी सरकार में दंगाई भी डरते हैं और अतीक अहमद जैसे अपराधियों की आंखों में भी आपको खौफ साफ नजर आता है और यह खौफ जनता देखना चाहती है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनके सब सिट्टी पिट्टी गुम है, सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा, कानून के अलावा किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि अतीक अहमद को गुजरात से प्रयागराज लाने और फिर प्रयागराज से वापस गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट करने का जो खर्च है वो है 10 लाख रुपए। एक बार लाने ले जाने का खर्चा है 10 लाख रुपए। लेकिन हमारे देश के न्यूज चैनल्स को इस बात की चिंता है कि कहीं अतीक अहमद की इस दौरान गाड़ी ना पलट जाए, कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए। और बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो अतीक अहमद की सुरक्षा के लिए पीछे खड़े हैं, जो कहते हैं कि अतीक अहमद जैसे लोगों के भी अपने ह्यूमन राइट्स हैं, इनके भी अधिकार हैं, इन्हें ज्यादा परेशान ना किया जाए, जेल में भी इनके अधिकार हैं और इन्हें भी वैसे ही इनके साथ बर्ताव होना चाहिए जैसा बाकियों के साथ होना चाहिए। लेकिन जब अतीक अहमद जैसे जो लोग हैं, जब ये लोगों की हत्या करते हैं आम जनता में, तब ये किसी के बारे में नहीं सोचते। अब हम आपको विपक्षी नेताओं के फोटोशूट पर लेकर चलते हैं। आज विपक्षी नेताओं की दिल्ली में शूटिंग चल रही थी और आपको आज हम ये बताएंगे कि विपक्षी नेताओं की एकता वाले
फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए और हेडलाइन छपवाने के लिए ये एकता उसके लिए तो ठीक है, लेकिन क्या इन नेताओं की इस नकली एकता से बीजेपी की सीटों पर कोई बुरा असर पड़ने वाला है? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, बिहार के मुख्यमंत्री, और नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे, अभी तस्वीरें आपको दोबारा से दिखाते हैं, और जब आज वो दिल्ली पहुंचे तो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर गए, जहां राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उनके साथ हैं। और देखिए अब ये फोटो शूट, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सारे के सारे बड़े नेता आपको एक साथ एक फ्रेम में नजर आएंगे। तो पहले शूटिंग तो ये हुई जहां पर ये फोटो शूट हुआ। उसके बाद अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर गए। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, अरविंद केजरीवाल के घर पर नीतीश कुमार गए हैं और फिर अरविंद केजरीवाल के साथ भी नीतीश कुमार ने अपनी तस्वीरें खिंचवाई हैं और यह सब कुछ विपक्ष की एकता के नाम पर हो रहा है। देख रहे हैं ये तीन पार्टियों का मिलन है, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू। और उसके बाद इन्होंने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब आप सुनिए। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बातचीत। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महाठगबंधन बनता है। भ्रष्टाचार छिपता नहीं है और जब नीयत में ही खोट हो तो जनता कभी वोट नहीं देती। और 2014 में 2019 में बहुत प्रयास इन्होंने किए, यही ठगबंधन बना था। जनता जानती है कि ये जो विपक्षी दल हैं इनका कारनामे, इन्होंने जो वायदे किए थे उससे मुकर गए और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इस बैठक के बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर उन्हें बधाई देते हुए उनके साथ कुछ शानदार तस्वीरें खिंचवाई और कुछ वीडियो बनवाए। और इसके बाद वो आज लालू यादव से भी मिले और उनके साथ भी उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई हैं। यानी तस्वीरों के लिहाज से कहें तो ये विपक्षी एकता शानदार नजर आती है और तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं, वीडियो भी बहुत अच्छे लगते हैं और देश की जनता को लगता है कि ये नेता वाकई कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या विपक्षी दलों की ये एकजुटता बीजेपी की सीटों पर कोई बुरा असर डाल सकती है या फिर ये एकजुटता सिर्फ एक गलतफहमी है?
आप खुद सोचिए, आज अगर आम आदमी पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी ने गठबंधन कर भी लिया तो इससे बिहार में नीतीश कुमार को क्या फायदा होगा? यानी बिहार में अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार को क्या दे सकते हैं और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को नीतीश कुमार क्या दे सकते हैं? और आज अगर नीतीश कुमार एनसीपी और शरद पवार के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो शरद पवार बिहार में नीतीश कुमार को क्या देंगे और महाराष्ट्र में नीतीश कुमार शरद पवार को क्या दे सकते हैं? और ये वो पार्टियां हैं जो पहले से ही बीजेपी से अपने अपने राज्यों में लड़ रही हैं, इसलिए बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बिहार में नीतीश कुमार से लड़ रही है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से लड़ रही है, महाराष्ट्र में शरद पवार से लड़ रही है, और इसी तरह जितने भी विपक्षी दलों के नेता हैं उनसे बीजेपी पहले ही उनके राज्यों में अलग अलग लड़ रही है। और ये वो विपक्षी दल हैं जो असल में फोटो खिंचवाने के अलावा एक दूसरे की कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए ये विपक्ष की एकता एक बहुत बड़ी राजनीतिक गलतफहमी है। फोटो खिंचवाने के लिए ये बहुत अच्छा है, माहौल बनाने के लिए बहुत अच्छा है, ट्रेंड करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन पर इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। जब इतने सारे नेता अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग पार्टियों के एक साथ एक कमरे में मिलते हैं तो तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं, वीडियो बहुत अच्छे आते हैं और देश की जनता को लगता है कि ये लोग तमाम लोग मिलकर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी लंबी चौड़ी रणनीति बना रहे होंगे। लेकिन जब चुनाव में इन पार्टियों की कोई सीट नहीं आती, जब चुनाव नहीं जीत पाते, तब पता चलता है कि यह सिर्फ एक फोटोशूट था। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, आंकड़ों से समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, उसे 19% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी और 0.4% वोट मिले थे। इसी तरह लालू यादव की आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी और उसे 1.1% वोट मिले थे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 16 सीटें मिली थीं और 1.5% वोट मिले थे। और 16 सीटें भी तब मिली थी नीतीश कुमार को जब उनका गठबंधन बीजेपी से था। और इनकी लड़ाई उस बीजेपी से है जिसे पिछले लोकसभा चुनाव में 303 सीटें मिली थीं और 37.76% वोट बीजेपी को मिले थे। तो इन सारी पार्टियों के वोट और सीटें अगर आप मिला लें तो इनकी लोकसभा में सीटें हैं 67। वोट शेयर है 2019 में 22% और यह मुकाबला करने चली हैं बीजेपी का, जिनके 303 सीट हैं इस समय और इस समय 302 हैं और लगभग 38% वोट शेयर है। इसीलिए हम आपसे आज ये कह रहे हैं कि बड़ी बात यह है कि राजनीति के बड़े बड़े नेताओं को भी इस बात का अंदाजा है कि विपक्षी पार्टियां कभी एकजुट हो ही नहीं सकती और ये एकजुट हो भी जाएं तो इससे चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। 8 अप्रैल को कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने मेरे ही साथ सीधी बात में यही बात कही थी कि अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट हो भी जाएं तो वो एक दूसरे को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। आज भी चेहरे दो ही नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है वो ये चाहती है कि मोदी के सामने राहुल गांधी का चेहरा ही नजर आए। तो भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद लगातार ये सूरत में जो किया और अभी भी जो आप देख रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि टोटल जो स्पेस है ऑपोजिशन का उसको राहुल गांधी कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि दिस टैक्टिक विल वर्क और अगले चुनाव में जो टक्कर होगी इन दोनों के बीच में ही होगी? कह नहीं सकते, क्योंकि अभी देखना होगा ये जो महीने हैं कि इसमें कांग्रेस सुधर जाती है या अलायंसेस होते हैं और कितने अलायंस होते हैं। और फिर इसके बाद मैं प्री पोल अलायंस का कोई चांस नहीं देखता हूं। मैं पोस्ट पोल के ज्यादा अलायंसेस के चांसेस देखता हूं। प्री पोल अलायंस 2 इक्वल्स के बीच में होता है, या एक 40% हो, 60% हो, 30% हो, 70% हो, 20% हो, 80% हो। अभी अलायंस किसके? मान लीजिए कांग्रेस, उदाहरण देता हूं, कांग्रेस अलायंस करेगा ममता से। कांग्रेस को वहां देने के लिए क्या है ममता का? और ज्यादातर स्टेट्स में यही है। आप कांग्रेस करेगी अलायंस अखिलेश के साथ, कांग्रेस के पास है क्या यहां अखिलेश को देने के लिए? वाइस वर्सा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान,
मैं अखिलेश जी को या ममता जी को क्या है राजस्थान छत्तीसगढ़ में, है? तो ना ये उनको कुछ दे सकते ना वो इनसे, तो अलायंस का क्या फायदा? तो अलायंस का कोई फायदा नहीं है। अलायंस का फायदा बस इतना है कि ये सारे नेता आपस में मिलते हैं, चाय पीते हैं, एक साथ बयान देते हैं और एक माहौल बनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर देश की जनता को लगता है कि वाकई कोई बहुत बड़ी भारी स्ट्रैटेजी बन रही है, कोई बहुत बड़ी रणनीति बन रही है, लेकिन असल में इसका कोई फायदा नहीं है। एक और बहुत बड़ी बात है वो ये कि विपक्ष के इतने सारे नेता चाय पीने के लिए तो मिल सकते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए भी मिल सकते हैं, लेकिन क्या इनके दिल भी मिले हुए हैं? और फिर अगर ये मिल भी जाएं तो इनमें से एक व्यक्ति इनका नेता कौन बनेगा? क्या ये सारे विपक्षी नेता राहुल गांधी को अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं? सवाल अगर ये पूछा जाए तो जवाब है नहीं, राहुल गांधी को ये अपना नेता नहीं मानेंगे। क्या केजरीवाल को मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्या शरद पवार को मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्या नीतीश कुमार को मानेंगे? शायद उन्हें भी नहीं मानेंगे। तो फिर इनका नेता होगा कौन? अगर ये सारे चुनाव एक साथ लड़ते भी हैं तो आखिरी फैसला लेने के लिए इनके पास कौन नेता है? एक बड़ी बात यह है। दूसरी बात जो आप नोट करेंगे वो ये कि जितने भी आपको ये चेहरे नजर आ रहे हैं ये सब ईडी से परेशान हैं, सब भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं। अगर नीतीश कुमार को अकेले आप छोड़ दें तो आप देखिए आरजेडी के नेता भी इस समय ईडी और सीबीआई में फंसे हुए हैं। तेजस्वी यादव तो अभी ईडी दिल्ली ही इसलिए आए थे क्योंकि ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल के भी जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस समय जेल में हैं और बाकी के जो नेता हैं वो भी इस डर से एक साथ आ रहे हैं कि अगर इन केसेस से बचना है तो एकजुट होना पड़ेगा। और इसीलिए सारे लोग मिलकर अभी सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई इन्हें राहत मिली नहीं। अब आपको एक पुरानी फोटो दिखाता हूं। ये पुरानी फोटो आप देखिए, विपक्षी एकता की एक फोटो आपको पुरानी दिखाते हैं। ये देखिए, ये 2018 की तस्वीर है, बड़ी स्क्रीन पर आपको मैं दिखाता हूं। आप देखिए, इसमें शायद ही विपक्ष का कोई नेता बचा होगा। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले की ये तस्वीर है। विपक्ष के तमाम नेता एक मंच पर हैं। देखिए, आप कोई भी नाम लीजिए विपक्ष के किसी भी नेता का, वो आपको यहां नजर आएगा। ये तस्वीर आप देख लीजिए, इसमें आपको सब नजर आ रहे हैं और इन सब ने एक साथ एक मंच पर खड़े होकर बड़ी शान से ये तस्वीरें खिंचवाई थी। देखिए, मायावती भी आ गई, सोनिया गांधी भी आ गए, शरद पवार भी आ गए, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, अजीत सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं है, अखिलेश यादव, तमाम लोग। ये देखिए, और ये वो आइकॉनिक पोज होता है विपक्षी नेताओं का जिसमें वो इस तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं, लेकिन सिर्फ फोटो के लिए। अब एक और अगले साल की तस्वीर देखिए, विपक्षी एकता की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अगले साल यानी 2019 की विपक्ष की एकता की तस्वीर अभी आपके सामने है। ये सारी तस्वीरें देश पहले भी देख चुका है, ये सारी वीडियोस देश पहले देख चुका है, ये सारे पोज देश पहले भी देख चुका है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में हुआ क्या ये भी देश पहले देख चुका है। इसलिए आज का जो हमारा विश्लेषण था वो यही था कि क्या विपक्षी एकता एक मिथ है, क्या विपक्ष की एकता एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और ये 2024 में इस बात को आप फिर से परख सकते हैं कि ये देश की सबसे बड़ी राजनीतिक गलतफहमी है, विपक्ष की एकता। अब हम आपको यह बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ ने कैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फंसा दिया। यह पूरा राजनीतिक घटनाक्रम उस कार्यक्रम का है जिसमें आज प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इस कार्यक्रम में वो वर्चुअली शामिल हुए थे, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में इस ट्रेन के उद्घाटन के दौरान खुद वहां पर मौजूद थे और उन्होंने अपने भाषण के दौरान दो बातें कही। पहली बात यह कि आज भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन दोनों राजस्थान से हैं और दूसरी बात, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताते हुए कहा कि राजस्थान के 3 जिले हैं जहां पर अभी भी रेल नेटवर्क नहीं पहुंचा है, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इन तीनों जिलों में भी रेलवे के नेटवर्क को ले जाएंगे। इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया तो उन्होंने अशोक गहलोत की तारीफ की और कहा कि यह उनकी मित्रता की ही ताकत है। जो काम आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ, उस काम को लेकर भी अशोक गहलोत को प्रधानमंत्री मोदी पर ही उम्मीद है कि अब वो ये काम कर पाएंगे। तो आज दोनों की एक जुगलबंदी देखने को मिली।
पहले आप दोनों के भाषण सुनिए और फिर देखिए, बड़े रोचक भाषण हैं दोनों के ही। सुनिए आप। 3 जिले ऐसे हैं, एक तो बांसवाड़ा, एक टोंक और एक करौली, जहां हमारे जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं रेलवे का। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चाहे वो बांसवाड़ा हो या करौली हो या टोंक हो, ये तमाम इलाके हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा, अश्विनी वैष्णव जी अगर संकल्प लेके जाएंगे आज यहां से, तो मेरा मानना है कि उसके बाद में राजस्थान के जो बचे हुए भूभाग हैं वो पूरे होंगे। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो 2-2 हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो 2-2 हाथ में लड्डू है। और दूसरा, जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है। और एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक गहलोत को अपना मित्र बना लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने जब अशोक गहलोत की इतनी तारीफ की, चाहे व्यंग में ही की, और इस तारीफ के बाद अशोक गहलोत को शायद ये लगा कि इससे कांग्रेस पार्टी में उनके खिलाफ एक नाराजगी पैदा हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा, अक्सर प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी भी कांग्रेसी नेता की तारीफ कर देते हैं या किसी कांग्रेसी नेता को कोई पुरस्कार मिल जाता है या संसद में प्रधानमंत्री मोदी किसी कांग्रेसी नेता की तारीफ कर देते हैं, तो उस नेता के पार्टी में बुरे दिन उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। इसलिए अशोक गहलोत इस तारीफ के बाद डर गए और उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तारीफ उन्हें बड़ी महंगी पड़ जाए। इसलिए उन्होंने तुरंत वापस जाते ही एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बयान की आलोचना की और लिखा कि आज वंदे भारत जैसी ट्रेनें इसलिए चल पा रही हैं क्योंकि पिछली कांग्रेसी सरकारों ने इस दिशा में बहुत काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में इस साल होने वाले चुनाव के मकसद से आज का जो भाषण दिया है वो बहुत ही चुनावी भाषण दिया है और वो अपनी उपलब्धियों को ही चुनाव के मद्देनजर गिनाते रहे। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, इस चिट्ठी को आप पढ़िए। इस चिट्ठी में अशोक गहलोत देखिए लिख रहे हैं कि मुझे दुख है कि आज आपने मेरी मौजूदगी में 2014 से पूर्व के रेल मंत्री, फिर उन्होंने सारे रेल मंत्रियों के नाम लिखे हैं, लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, स्वर्ण सिंह, गुलजारी लाल नंदा और आखिर के जो श्री माधवराव सिंधिया, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, राम नायक, मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी, इनके कार्यकाल में जो बड़े फैसले हुए, इन्होंने जो काम किया रेलवे के लिए, आपने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। और उसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री की आलोचना की और कहा कि आज रेलवे के इस कार्यक्रम में आपने एक चुनावी भाषण दे दिया। यह कहकर किसी तरह अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री की इस तारीफ की वजह से उनकी तरफ उठने वाले जो उंगलियां थीं उन्हें दबाने की कोशिश की। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने गुलाम नबी आजाद की भी ऐसे ही तारीफ की थी संसद में और उसके बाद गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस पार्टी में मुश्किलें बढ़ गई थी और वैसा ही बाकी नेताओं के साथ भी हो सकता है। इसलिए अशोक गहलोत ने तुरंत चिट्ठी लिखकर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। अब हम आपको यह बताएंगे कि नींद आपके लिए कितनी जरूरी है और कैसे आपकी नींद का हार्ट अटैक से सीधा संबंध है।
आजकल आप देखते होंगे हार्ट अटैक्स की चारों तरफ चर्चा होती है, लोग हंसते खेलते अचानक से लोगों को हार्ट अटैक होता है और लोग गिर जाते हैं और जान चली जाती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोविड हो सकता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोविड के दौरान जो दवाइयां खाई, जो ट्रीटमेंट हुई, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन एक कारण और भी है जिसके बारे में आप कभी सोचते ही नहीं। अमेरिका में न्यूरोलॉजी नाम के एक मेडिकल जर्नल ने एक स्टडी की जिसमें नींद की समस्या से जुड़े उन 5 लक्षणों का जिक्र किया गया है जो बताते हैं कि किस व्यक्ति को हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक आने का कितना खतरा है। और ये 5 लक्षण हैं जो आप ध्यान से सुन लीजिए। ये लक्षण है जरूरत से ज्यादा सोना या बहुत कम सोना, अचानक नींद से उठकर जाग जाना, ज्यादा देर तक झपकी लेना, नींद के दौरान खर्राटे लेना, और अगर सोते वक्त किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है तो यह लक्षण भी इसका संकेत हो सकता है कि उस व्यक्ति को हार्ट स्ट्रोक का खतरा ज्यादा है। इसके अलावा जो व्यक्ति नींद के दौरान ये 5 लक्षण अनुभव करता है तो यह स्टडी कहती है कि उस व्यक्ति को सामान्य लोगों की तुलना में 5 गुना ज्यादा हार्ट स्ट्रोक का खतरा होता है। इस स्टडी की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जरूरत से ज्यादा नींद लेने पर भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। यानी अब तक जो ये धारणा थी कि जो लोग ज्यादा सोते हैं या जिन्हें कहीं भी बड़ी आसानी से नींद आ जाती है उन्हें तनाव कम होता है, उनका हृदय ज्यादा स्वस्थ होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई यह है कि जरूरत से ज्यादा सोना और बहुत कम सोना दोनों ही आपके लिए खतरनाक है। इस स्टडी के मुताबिक जो लोग प्रतिदिन 5 घंटे से कम सोते हैं उन्हें प्रतिदिन 7 घंटे की नींद लेने वालों की तुलना में हार्ट स्ट्रोक का खतरा 3 गुना ज्यादा होता है, जबकि जो लोग प्रतिदिन 9 घंटे से ज्यादा सोते हैं उन्हें 7 घंटे की नींद लेने वाले लोगों की तुलना में 2 गुना ज्यादा हार्ट स्ट्रोक का खतरा होता है। यानी सिर्फ सही समय पर और सही नींद आना ही जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरत के मुताबिक पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है, क्योंकि नींद का सीधा संबंध आपके हृदय से होता है। और दूसरी बात यह कि पर्याप्त नींद का मतलब यह नहीं है कि आपको हर दिन 10 से 12 घंटे सोना है, बल्कि यह स्टडी कहती है कि पर्याप्त नींद के लिए 7 से 8 घंटे काफी होते हैं। तो आपको आगे बढ़ने से पहले यह बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो बिल्कुल सबसे सही नींद है। ना उससे ज्यादा सोइए और ना उससे कम सोइए। 7 घंटे से कम सोएंगे तब भी हार्ट अटैक का खतरा है, और 7 से 8 घंटे के से ज्यादा सोएंगे तो भी हार्ट अटैक का खतरा है। असल में नींद का समय उम्र के हिसाब से तय होता है। जैसे 1 साल या उससे कम उम्र के बच्चे की नींद हर दिन 12 से 16 घंटे की होती है। 6 से 12 साल के बच्चे की नींद 9 से 12 घंटे होती है। 12 से 18 वर्ष की उम्र में नींद 8 से 10 घंटे की होनी चाहिए, और 18 से 65 साल के लोग अक्सर हर दिन 7 से 9 घंटे तक सोते हैं, तो नींद के लिए इतना समय पर्याप्त माना जाता है। तो अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपके लिए 7 से 9 घंटे सही समय है, और अगर और उसको आप स्क्वीज करेंगे तो 7 से 8 घंटे आपको सोना चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि भारत की गिनती उन देशों में होती है जहां लोग पहले की तुलना में अब और भी कम नींद लेने लगे हैं, और भारत में अब कम सोना एक फैशन बनता जा रहा है। 2019 में एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया कि दक्षिण कोरिया और जापान के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां लोग सबसे कम सोते हैं। अंग्रेजी में ऐसे देशों को मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्रीज कहते हैं। दक्षिण कोरिया में लोग औसतन हर दिन 6 घंटे 41 मिनट सोते हैं, जापान में 6 घंटे 47 मिनट, और भारत में 7 घंटे और 1 मिनट सोते हैं। अमेरिका में 7 घंटे 33 मिनट, ब्रिटेन में 7 घंटे 49 मिनट, और फ्रांस में लोग हर दिन औसतन 7 घंटे 50 मिनट की नींद लेते हैं। यानी फ्रांस में लोग सबसे ज्यादा सोते हैं, लगभग 8 घंटे। यानी भारत दुनिया के उन देशों में है जहां लोगों की नींद लगातार कम हो रही है, और शायद हो सकता है कि इसी वजह से अब हमारे देश में हार्ट अटैक्स की वजह से ज्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन यह बात सोचिएगा जरूर। हाल ही में राज्यसभा में सरकार ने बताया था कि वर्ष 1990 में पूरे देश में जितनी मौत होती थी उनमें से 15% मौतों का कारण हार्ट से जुड़ी बीमारियां होती थी, लेकिन 2016 में यह आंकड़ा 15% से बढ़कर 28% हो गया। सोचिए, 28% जो लोग हैं वो हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं, और कोविड के बाद तो इसमें और भी ज्यादा वृद्धि हुई है। अगर कोविड के बाद कोई आंकड़ा आएगा तो वो 28% से भी ज्यादा का आएगा। आज हमारे देश में नींद को बहुत
अंडररेट किया जाता है। नींद एक अंडररेटेड चीज मानी जाती है, यानी इसको लोग महत्व नहीं देते और लोग ऐसा सोचते हैं कि सोते वही हैं जो आलसी होते हैं, जो परिश्रमी नहीं होते। और आज कम नींद लेना एक फैशन सा बन गया है। आपने भी अक्सर आसपास सुना होगा, जब किसी की तारीफ करनी होती है तो लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल सोता ही नहीं है, बहुत मेहनती है। और जब किसी को कहना होता है कि ये बहुत आलसी है तो आप कहते हैं कि ये व्यक्ति तो सोता ही रहता है। सुबह देर से उठने को एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट माना जाता है और लोग सोचते हैं कि जो लोग देर तक सोते रहते हैं वो काम नहीं करते, वो कामचोर होते हैं या वो आलसी होते हैं और वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। भारत में अक्सर एक बात कही जाती है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। यानी जो लोग सोते हैं वो जीवन में सब कुछ खो देते हैं और जो लोग जागते हैं वही जीवन में कुछ ना कुछ पाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि नींद बुरी चीज नहीं है, नींद कोई नेगेटिव चीज नहीं है। और अगर आप 7 से 8 घंटा सोते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है। अगर आप औसतन 8 घंटे की नींद नहीं लेते तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है, आपको तनाव बढ़ने लगता है और फिर यही तनाव आपकी आंखों से नींद को चुरा लेता है और इससे हार्ट स्ट्रोक का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। आपने ये भी देखा होगा, जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती उनके चेहरे अक्सर मुरझा जाते हैं और फिर पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है। वर्ष 2019 में भारत में एक मैट्रेस यानी गद्दा बनाने वाली कंपनी ने अपने यहां 20 नौकरियों के लिए एक विज्ञापन निकाला। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये कंपनी मैट्रेस बनाती थी और 20 नौकरियां इसके यहां थी और उस विज्ञापन में लिखा कि जो व्यक्ति 100 दिनों तक हर रात 9 घंटे हमारे मैट्रेस पर सो सकता है वो इस नौकरी के लिए योग्य है। यानी किसी को भी 100 दिन तक लगातार उनके मैट्रेस पर 9 घंटे सोना है। तब इन 20 नौकरियों के लिए भारत में 1,07,000 लोगों ने आवेदन दिया था। सोचिए, 20 नौकरियों के लिए 1 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया और काम सिर्फ यह था कि उन्हें सोना है। लेकिन जब इन लोगों का इंटरव्यू हुआ और इन लोगों को सोने के लिए कहा गया तो ज्यादातर लोग मुश्किल से 7 घंटे भी सो नहीं पाए, उसके बाद नींद ही नहीं आई। यानी हमारे देश में हर व्यक्ति को यह लगता है कि सोना कौन सी बड़ी बात है, यह तो सबसे आसान काम है। लेकिन हकीकत यह है कि आज पर्याप्त और अच्छी नींद लेना सबसे मुश्किल काम है। आजकल हर व्यक्ति की नींद उड़ी हुई है, लोगों को नींद ही तो नहीं आती। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में कोविड से ठीक हो चुके हर 10 में से 3 लोगों को आज ठीक से नींद नहीं आती, नींद से जुड़ी समस्याएं हैं और इन लोगों की नींद अब बहुत कम हो गई है। यह बात जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि जो नींद प्रकृति से इंसानों को एक उपहार में मिली है, प्रकृति का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए, आपकी नींद, उसी नींद के लिए अब इंसान हजारों लाखों करोड़ों रुपए पूरी दुनिया में खर्च कर रहे हैं कि हमें किसी तरह नींद आ जाए। अकेले भारत में ही स्लीप इंडस्ट्री यानी सोने का जो उद्योग है आज 25,000 करोड़ रुपए का हो चुका है और भारत में बहुत सारे लोग आज अच्छी नींद के लिए कभी तो महंगे महंगे गद्दे खरीदते हैं, महंगे तकिए खरीदते हैं और या फिर नींद की गोलियां लेते हैं। भारत में आज ज्यादातर लोगों को अनिद्रा की शिकायत है और इसके 2 बहुत बड़े कारण हैं। पहला है आपका मोबाइल फोन, क्योंकि हमारे देश में हर 10 में से 6 लोगों को रात में सोते वक्त भी बीच बीच में उठकर अपना मोबाइल फोन चेक करने की आदत है और इसकी वजह से उनकी नींद प्रभावित होती है। और दूसरी वजह है आपके जीवन में बढ़ता तनाव यानी आपका डिप्रेशन। यानी आपके कमरे में एक ही चीज रह सकती है, या तो वहां नींद होगी और या आपका मोबाइल फोन होगा या तनाव होगा, और अगर तनाव होगा तो फिर नींद नहीं आएगी। इसके अलावा भारत के लोगों की कम होती नींद का एक कारण है चाय और कॉफी। जो लोग रात को सोने से पहले चाय या कॉफी पीते हैं उनकी नींद का पैटर्न पूरी तरह बिगड़ जाता है। इसलिए आपको यह कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग सोने से पहले या खाना खाने के बाद चाय पी लेते हैं। आप चाय या कॉफी रात में सोने से पहले बिल्कुल मत पीजिए। यानी इसके अलावा आपको अपना तनाव कम करना है और कुछ भी करके 7 से 8 घंटे आपको सोना ही चाहिए। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तुम कुछ करके दिखाओ तो मैं आऊं। नमस्कार।